सर मैं। वो इतना ही बोल पाया था कि मिनिस्टर ने फोन काट दिया। गुस्से में उस भ्रष्ट नेता ने फोन पटक दिया और चिल्लाया, साले सुअर के बाल, मैं कहां से पैसा लाऊं? मेरा पैसा पहले उस अभिनव के चक्कर में डूब गया है। गुस्से के मारे उसने टेबल पर रखी सारी फाइलें उलट पुलट कर दी। इतने में उसका पीए दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, क्या हुआ सर, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ, गोबर खाने का मन कर रहा है, एक प्लेट अपने लिए भी लिया। यह सुनकर पीए का मुंह बन गया। तभी नेता अपने सर के बाल नोचते हुए बोला, एक काम करो, अभी ये जो फुटबॉल टीम का विदेशी कोच आने वाला था ना, उसे कैंसिल करो और उसकी जगह एक काम करो, तुम कोच बन जाओ। साथ में ये जो छोटे बच्चों की टीम को विदेश खिलाने ले जा रहे हैं, उसे भी कैंसिल करो। इस सब से कम 25 करोड़ का इंतजाम तो हो ही जाएगा, बाकी का 225 कहां से आएगा? तब तक मैं वो देखता हूँ, मुझे पार्टी फंड में इमीडिएट पैसा भरना है। पीए घबराते हुए बोला, लेकिन सर वो विदेशी कोच बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है। सर वो इंडियन फुटबॉल का नक्शा बदल देगा। 8 साल उसके पीछे लगे तब जाकर उसने हाँ कहा है। और रही बात बच्चों की, तो वो तो अपने देसी कोच के अंडर ही सीख रहे हैं ना, और कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं सर। अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। अगर हमने उस बढ़िया कोच और उसकी टीम को वहां जाने का मौका नहीं दिया तो इंडिया ये गोल्डन चांस गवा देगा। अपना वो देसी कोच अंडर 15 का ही सही, लेकिन इंडिया के लिए वर्ल्ड कप ला सकता है। तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला, समझा? तुम लोगों को यही तुम्हारी गुलामी मानसिकता रोक रही है, इसलिए विदेशियों के आगे झुकते हो। तभी तो उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। तू किसी विदेशी से कम है क्या? तू बढ़िया कोचिंग कर लेगा, चल। और बच्चों को क्या है, ये पढ़ने लिखने की उम्र है या फुटबॉल खेलने की? हाँ, वैसे भी इंडिया को क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप चाहिए, ये फुटबॉल वाला नहीं। और वो कहावत नहीं सुनी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला, भाग भाग। ये कहते हुए उसने पीए को बाहर भगा दिया। पीए दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, कितने में नेता ने तुरंत आवाज देकर रोका और बोला, अच्छा हाँ सुन, सिर्फ 20 करोड़ की बचत की रिपोर्ट करना, 5 अंदर रख लेना। हाँ, पार्टी फंड बोल के थोड़ा पैसा मैं भी तो खाऊंगा। चल जल्दी निकल। अभिनव के एक बिजनेस मूव की वजह से देश दुनिया की पॉलिटिक्स में कई बदलाव आने लग गए थे, जिसका असर साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ इटली, कनाडा, यूएसए और चाइना के मेजर इन्वेस्टर्स के बीच में भी इसी तरह की बातें चल रही थी। अभिनव की यह हरकत दुनिया भर के लोगों के लिए कुछ इस तरह थी मानो उसने सबको किसी बड़े ग्रैंड रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाया हो, सभी महंगे खाने के आइटम्स लोगों को जोश दिला दिलाकर ऑर्डर करवाए हो, और फिर अचानक बिल देने से पहले ही खुद होटल छोड़कर भाग गया। जो लोग खुशी मनाने और फ्री का खाना खाने आए थे, अब सारा बिल उन्हें ही चुकाना था। उल्टा उन्होंने वो सब खाना भी ऑर्डर कर लिया था जो वो नॉर्मली कभी खाते तक नहीं थे। इट वॉज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। शिंगावत फैमिली और मखीजा फैमिली के एग्जिट के बाद धीरे धीरे कुछ लोगों ने घबराकर अपनी जमीनें भी बेचनी शुरू कर दी थी। अभिनव के खिलाफ लोगों के दिल में इस वक्त भयानक गुस्सा उमड़ रहा था, और बाकी की सारी दुनिया बस घबराहट के मारे देख रही थी कि अब आगे क्या होगा। दूसरी तरफ गढ़वाल फैमिली स्टेट में शंकर और उसके साथियों का उसके बंगले पर जमावड़ा लगा हुआ था। घर के अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही मातम जैसा था। शंकर और उसके साथी एक बड़े से टेबल के पास कुर्सियां लगाए बैठे हुए थे। सभी के चेहरे बिल्कुल राख की तरह सफेद पड़ चुके थे। अभिनव जो कुछ कर रहा था उसकी वजह से उनके जैसे बिजनेस के पक्के खिलाड़ियों के दिल में भी घबराहट जाग गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव आखिरकार करना क्या चाहता था। जब दुनिया भर का पैसा उसके प्लान किए हुए डेजिग्नेटेड एरियाज में पानी की तरह बरसने लगा, तभी अभिनव ने रेनकोट पहनने का फैसला ले लिया था। उससे उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनना तो दूर, बल्कि उल्टा सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा था। खरीदो और खरीदो, शंकर दांत पीसते हुए चिल्लाया। उसके साथी हैरानी से उसे देखने लगे। शंकर आगे बोला, जो कुछ भी वो बेच रहा है हम सब कुछ खरीद लेंगे। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम पैसे की बदौलत उसे कुचल डालेंगे। दूसरी तरफ दिवाकर और उसके साथी भी ऐसे ही बौखलाए हुए थे। अभिनव ने दिवाकर को एडवांस में ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए थे कि वो ज्यादा जमीन ना खरीदे, इसलिए इन लोगों का बहुत लॉस तो नहीं था, लेकिन अभिनव को बर्बादी की तरफ बढ़ते देखकर वो घबराए हुए जरूर थे। एक साथी ने कहा,
दिवाकर भाई, ये सब चल क्या रहा है? एक बार आप फोन करके अभिनव को पूछो तो सही कि उसका प्लान क्या है। दिवाकर सर हिलाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर अभिनव कोई बात सीक्रेट रखना चाहता है तो वो किसी को नहीं बताएगा। मुझे तो छोड़ो, अगर खुद दामोदर होता तो उसे भी नहीं बताता। फिलहाल के लिए तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। ये कहते हुए दिवाकर ने गहरी सांस छोड़ी और फिर आंखों को मसलते हुए ऊपर छत की ओर देखने लगा। दामोदर के जाने के बाद दिवाकर और उसके साथियों की सारी उम्मीद अभिनव से ही थी। अभिनव अगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तो उनके पूरे ग्रुप का गढ़वाल परिवार के अंदर से खात्मा हो सकता था। अभिनव का साथ देने के लिए धीरे धीरे अम्मा जी और शंकर उन सभी को काउंसिल से लात मारकर डेफिनेटली निकलवा देंगे। उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं बचेगी और वो लोग जो दामोदर के साथ रहते हुए इतने लंबे अरसे से सबसे ज्यादा पावर एंजॉय कर रहे थे, उनके लिए ये मौत से कम नहीं होगा। वही अम्मा जी के घर पर आज पूजा के हॉल में भजन कीर्तन का शोर शराबा बहुत कम था। इनफैक्ट एक लंबे अरसे के बाद वहां पर पहले वाली शांति और स्पिरिचुअलिटी महसूस हो रही थी। जब शेखर और पुखराज को अभिनव वाली खबर पता चली तो वो तो तुरंत रिपोर्ट देने के लिए अम्मा जी के पास पहुंच गए। शेखर जब अम्मा जी के पूजा के रूम को क्रॉस करके बेडरूम के पास पहुंचा तो कई बार आवाज देने से भी अम्मा जी नहीं बोली। शेखर ने एक धक्के से दरवाजा खोला तो अंदर का खौफनाक नजारा देखकर उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। अम्मा जी खून की उल्टी करते हुए बैठी हुई थी। उनके नाइट गाउन के सीने पर खून ही खून दिख रहा था। उसके थके हुए चेहरे पर एक दर्द और कमजोरी साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ बिस्तर के ठीक बगल में ही फर्श पर एक लाश पड़ी हुई थी जो खून के तालाब में डूब रही थी। शेखर को बिल्कुल जड़ देखकर पुखराज अपनी व्हीलचेयर धकेलते हुए आया और बोला, ऐसा क्या देख रहे हो शेखर अंकल? अम्मा जी को जगाओ। इट्स अ ग्रेट न्यूज। आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हो जाएंगी। हालांकि जैसे ही वो बेडरूम में दरवाजे से अंदर घुसा उसके हाथ भी थम गए और व्हीलचेयर भी। अम्मा जी! अचानक से शेखर और पुखराज की चीखें एक साथ निकली। शेखर अगले पल दौड़ते हुए नजदीक गया और बोला, क्या आप ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अंधे हो गए हो क्या? अम्मा जी ने सर्द लाल आंखों से देखते हुए कहा। लगातार मौत के खतरे से जूझने की वजह से अम्मा जी फिजिकली और मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी और उसका गुस्सा भी अब धीरे धीरे बहुत ही बुरा होता जा रहा था। सॉरी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये कहते हुए शेखर पलटने वाला था कि अम्मा जी ने एक तीखी आवाज में चिल्लाकर उसे रोक दिया और फिर नफरत भरी निगाहों से जमीन पर पड़ी लाश को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। वो तो अगर मैं इतनी थकी हुई नहीं होती तो इस सुअर को मैं अपने नजदीक कभी नहीं आने देती। अब जल्दी करो और इसकी लाश को ठिकाने लगा। तभी अम्मा जी की नजर पुखराज पर पड़ी और वो बोली, तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? शेखर ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद कहा, अम्मा जी फिलहाल मैं इस लाश को ठिकाने लगा देता हूँ। आप अभी घायल हो, ये खबर सुनने के बाद आप सहन नहीं कर पाओगी। बोलो, मैंने इस परिवार के लिए क्या क्या नहीं सहा है? क्या तुम्हारी एक बात सुन लेने से मैं मर जाऊंगी? जल्दी बोलो। ये सुनकर शेखर की आंखें फड़कने लगी। वो एक पल के लिए हिचकिचाते हुए अम्मा जी को देखता ही रहा। इतने में पुखराज अपनी व्हीलचेयर धकेलते हुए नजदीक पहुंचा और बोला, मैं बताता हूं, उस बादशाह अभिनव के कई सारे साथियों ने उसी की देखा देखी अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी है। व्हाट? अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली। शौक की वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। बेडरूम में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया। ऊपर से खून की बदबू से सांस लेना भी मुश्किल था। शेखर ने तो चुपचाप अपना सर झुका लिया था। वो पिछले कई महीनों में समझ गया था कि अम्मा जी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसे अम्मा जी से डर लगने लगा था। एक लंबे सन्नाटे के बाद अम्मा जी बोली, फिलहाल कुछ वक्त के लिए इस मैटर को इग्नोर करो और पहले ये कमरा साफ करो। ये कहते हुए उसने अपना मोटा सा स्वेटर पहन लिया और तुरंत उठकर बाहर निकल गई। बाहर चलते हुए भी वो कुबड़ी सी झुकी हुई थी और बुरी तरह खांस रही थी। शेखर उससे जाते हुए बस देखता रहा। उसकी आंखों में एक चिंता झलक रही थी। उसे अम्मा जी की हालत खराब होती हुई साफ महसूस हो रही थी, जैसे मानो उसकी जिंदगी की लौ बुझने की कगार पर हो।
पुखराज अभी भी शॉक होकर जमीन पर पड़ी लाश को देख रहा था। उसने शेखर से पूछा, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इतने बुढ़ापे की उम्र में भी अम्मा जी ने इस किलर को कैसे मार दिया। क्या अम्मा जी कोई सीक्रेट हमसे छुपा रही है? शेखर हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि अम्मा जी लकी रही हो। आई डोंट बिलीव दिस, पुखराज तीखी निगाहों से देखते हुए बोला। दूसरी तरफ अम्मा जी बाहर निकलकर पूजा के हॉल में पहुंच गई। उसने भगवान बुद्ध की कोई प्रार्थना नहीं की, बल्कि चुपचाप एक आसन पर बैठकर थकावट भरे एक्सप्रेशन के साथ ख्यालों में डूब गई। उसकी जहरीली सांप जैसी आंखों में बीच बीच में कभी गुस्सा तो कभी फ्रस्ट्रेशन तो कभी कंफ्यूजन छा जाता। वो धीमे से बुदबुदाई, पहले जमीन खरीदना फिर बेचना, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू बास्टर्ड। सिंह फैमिली अम्मा जी को किलर ऑर्गेनाइजेशन से निपटने में तो कोई हेल्प नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने सीक्रेटली एक आदमी को अभिनव की जमीन के ऑक्शन के वक्त भेज रखा था। हालांकि 10 प्लॉट्स में सबसे बेस्ट वाले 2 प्लॉट्स को वो छू भी नहीं सके। शशिकांत का अचानक से उस ऑक्शन में आना और आखिरी प्लॉट को